सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अस्माकं कार्यक्रमः सञ्चाल्यते यस्य नाम अस्ति वागर्थप्रतिपत्तये इति। अस्य कार्यक्रमस्य परिचयं दातुम् अहम् आह्वयामि अस्माकम् आचार्याः डॉक्टर पवनव्यास महोदयं, यत् सः आगच्छेत्, परन्तु ततः पूर्वं मङ्गलाचरणं कर्तुम् अहम् आह्वयामि अभिषेक महोदयं, यत् सः आगच्छेत् पुनश्च मङ्गलाचरणं कुर्यात् इति। नमः सर्वेभ्यः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। धन्यवादः। धन्यवादः अभिषेक महोदयाय। अद्यत्वे अनेके विद्वांसः आमुखपटले फेसबुक इत्यत्र स्वश्लोकान् लिखयन्ति, तत्र प्रकाशयन्ति च। अतः अनेन कार्यक्रमेण वयं तानेव श्लोकान् द्रक्ष्यामः। पुनश्च अस्य कार्यक्रमस्य इतोपि परिचयं दातुम् अहम् आह्वयामि अस्माकम् आचार्यं डॉक्टर पवनव्यास महोदयं, यत् कृपया अस्य कार्यक्रमस्य वागर्थप्रतिपत्तये इत्यस्य कार्यक्रमस्य परिचयं ददातु इति। महोदय। धन्यवादः। नमो नमः। भाषा स्वभावसरसा त्वमहं प्रसङ्गः मन्दाकिनी मधुमयी त्वमहं तरङ्गः मन्दारबालकलिका त्वमहं तदङ्गः ज्योतिर्मयी विजयसे त्वमहं पतङ्गः। अयि सुरभारती समाराधनैक व्रतभव्याः सरधयाः, वस्तुतः एषः कश्चन औपचारिकः कार्यक्रमः इति नास्ति। अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य परिसरे साहित्य विभागस्य केचन शोधच्छात्राः, तैः सह एवं परस्परम् अस्माकं संवादः प्रवर्तते स्म। यदा आधुनिक समये संस्कृत भाषया विपुलं साहित्यं रच्यते, बहवः लेखकाः गद्ये वा पद्ये वा आधुनिक विधासु वा, यथा हाइकू काव्यानि अन्यविध काव्यानि अपि इदानीन्तन काले बहुविध काव्यानि संस्कृत भाषया सृज्यमानानि सन्ति। इदानीं लेखकाः बहवः सन्ति, पाठकाः कियन्तः सन्ति इति अन्यः प्रश्नः अस्माकं पुरतः। द्वितीयम्, बहवो कालात् अस्माकम् एषा चर्चा आसीत् अस्माकं मित्रसमवाये अपि, यथा प्राक्तनकाले विपुलं संस्कृतसाहित्यं रच्यते स्म, किन्तु तस्य रचितस्य संस्कृतकाव्यस्य संस्कृतसाहित्यस्य समालोचनं कर्तुम् आचार्याः अहमिकया प्रवर्तन्ते स्म। केन कीदृशं लिखितं तद् उचितं वा अनुचितं वा, तत्र औचित्यविचारः अलङ्कारसम्प्रदायस्य विविधैः आचार्यैः विस्तरेण कृतम् अस्ति इति वयं जानीमः। साम्प्रतिके काले अपि सा परम्परा निरन्तरं प्रवर्तमाना अस्ति इति महतः प्रमोदस्य एषः विषयः अस्ति। भारतस्य विविधेभ्यः प्रान्तेभ्यः कवयः इदानीम् आधुनिककाले तेषां कृते कश्चन उत्तमः मञ्चः अस्ति। वदनपुस्तकं, फेसबुक इति वयं यद् वदामः, अथवा
ट्विटर इत्यत्र बहवः संस्कृतकवयः स्वकीय कवितया सरदयान् आवर्धयन्तः सन्ति। इदानीं तैः कविभिः सह सर्वेषां परिचयः अस्ति अथवा नास्ति, सर्वेपि संस्कृतछात्राः, संस्कृतकाव्यरसिकाः, तेषां काव्यं तेषां साहित्यं पठेयुः, तत्र चर्चां कुर्युः, समसामयिकेषु प्रसंगेषु संस्कृतकविता कथं व्यवहारं कुर्वती अस्ति, संस्कृतकाव्येषु समसामयिकप्रसंगाः, समसामयिकसन्दर्भाः कथम् आगच्छन्तः सन्ति इति विचारः भवतु। एतदर्थं काचित् अस्माकं सर्वेषां संस्कृतछात्राणां, संस्कृतविदुषां वा सभा भवतु, समवायः भवतु इति अस्माभिः चिन्तितं। गतदिवसे दूरवाण्या सम्भाषणं कृतं श्री कौशल तिवारी महोदयेन सह। वयम् एवं कुर्वन्तः स्मः, भवान् किञ्चित् समयम् अस्माकं कृते कल्पयतु। महोदयः अत्यन्तं सहजतया समयं दत्तवान्। कौशल महोदयस्य स्वागतम् अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे। अस्माकम् एवं विचारः अस्ति कौशल महोदय, यदा संस्कृतकवयः फेसबुक इत्यादि मंचेषु यल्लिखन्तः सन्ति तस्य वयं किञ्चित् अत्र उपस्थापनं कुर्मः, तस्मिन् विषये चर्चां कुर्मः। इदानीं पूर्वतः अस्माभिः कः कविः इति एवं निश्चितः नास्ति, झटिति एव इदानीं निश्चयः कृतः अस्ति। अद्य वयं कर्नाटके उडुपी इति नगरे अस्ति श्रीमान महेश भट्ट महोदयः, डॉक्टर महेश भट्ट महोदयः। तस्य काव्यम् अवलम्ब्य वयं चर्चां करिष्यामः। आदौ तस्य किञ्चित्, यद्यपि तस्य परिचयः बहु अस्माभिः न ज्ञायते, समासेन किञ्चित् परिचयं तस्य वदामि। डॉक्टर महेश भट्ट महोदयः कर्नाटकस्थः युवा संस्कृत विद्वान्, संस्कृत कविः इति तस्य प्रसिद्धिः। श्री रामचंद्र भट्ट महोदयः तस्य जनकः, पिता। श्रीमती लीला भट्ट महोदया तस्य जननी। सः कर्नाटक राज्ये उडुपी नामके नगरे स्वकीयं संस्कृतस्य अध्ययनं कृतवान् अस्ति। तत्र 8 वर्षाणि अलङ्कारशास्त्रं स्वीकृत्य अध्ययनं कृतवान्। अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य राजीव गांधी परिसरे शृंगेरीस्थे तत्र साहित्य विभाग प्रमुखाणां श्रीमतां राघवेन्द्र भट्ट महोदयानां मार्गदर्शने तेन साहित्यशास्त्रे विद्यावारिधिः इति उपाधिः प्राप्तः। क्षेमेन्द्र विरचित रामायण मंजर्याः अलंकार शास्त्र दृष्ट्या समालोचनं तेन विद्यावारिधौ कृतमस्ति। इदानीं तत्र उडुपी नगरे एव संस्कृत महाविद्यालये, एमएसपी संस्कृत महाविद्यालये अलंकार शास्त्रस्य सहायकाचार्य रूपेण सः कार्यं कुर्वन् अस्ति। वस्तुतः प्रगतमासे वा 3 मासेभ्यः पूर्वं कदाचित् आचार्य बलराम शुक्ल महोदयः तस्य एकां कविताम् अस्माकं पुरतः फेसबुक मध्ये उपस्थापितवान्। ततः पूर्वं ममापि परिचयः नासीत्। कश्चन श्लोकः आसीत्, तत्र प्रोफेसर बलराम शुक्ल महोदयेन तस्य भूरि प्रशंसा कृता। तद्दृष्ट्वा एव अस्माकं परिचयः फेसबुक माध्यमेन एव संजातः। आज के समय में फेसबुक इतना बढ़िया मंच है जो संस्कृत के अलग अलग कवियों को, अलग अलग स्थानों पे रहने वाले लोगों को हमसे जोड़ देता है। बिल्कुल। तो अब चर्चा का आरंभ करें। मैं विपाशा से अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर महेश भट्ट की प्रोफाइल को सामने रखें। हाँ, महेश भट्ट महोदय से चित्रम
कृपया दर्शयतु येन सर्वेषां साधु। शंकर राजारमण महोदयस्य काचित् कविता अस्ति, अहं ट्विटर मध्ये पठितवान् आसम्। उत्तमः श्लोकः अस्ति, यो वा को वा अस्तु कविः विशिष्यते काव्यम् आत्मगुणभूम्ना कृष्णादभ्रान् निपतन् मुक्ता स्वच्छं पयो न वाञ्छति कः। इति सम्यगेव वयम् इदानीं डॉक्टर महेश भट्ट महोदयस्य विषये चर्चां कुर्मः। इदानीं भवती किमपि तस्य श्लोकं यदि पुरतः स्थापयति। कतिपय श्लोकाः मया एव चिताः, अतः प्रायः कोऽपि न जानाति अत्र यत् के श्लोकाः भविष्यन्ति। आदौ सर्वप्रथमः श्लोकः वर्तते इति। अस्तु अस्तु, पठ्यतां तावत्। निरीक्ष्य परितः शालाः सर्वशुल्का सरस्वती इत्यवक्ष्यत् कविर्दण्डी यद्यवक्ष्यत् साम्प्रतम्। कविदण्डिना पूर्वं लिखितम् आसीत् सर्वशुक्ला सरस्वती। सर्वशुक्ला सरस्वती, इस पर इन्होंने बहुत अच्छा किया है विचार। वस्तुतः महेश भट्ट जी से मेरा परिचय उनकी कविताओं के माध्यम से पहले से रहा है और मैं उनको पढ़ता रहा हूँ, किंतु जो चर्चा आपने की बलराम शुक्ल जी वाली पोस्ट से, उस पर मेरी ज्यादा दृष्टि गई। उनकी पहले मैं धारा जो समझता था पारंपरिक रूप में ही विषयों पर आधारित है, जैसे कि हम प्रस्तुत श्लोक में भी देख रहे हैं, सर्वशुक्ला सरस्वती जो दंडी की उक्ति है, इससे लेकर के उन्होंने अपने पद्य का निर्माण किया है और इस तरह से वो अलग अलग विषयों पे कविता करते आए हैं पहले। आवाज आ रही है ना? सही जी जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि महेश भट्ट जी से परिचय हम उत्तर भारत वालों का बहुत कम रहा है। प्राय हम उत्तर भारत के ही नवीन कवियों को पढ़ पाते हैं, दक्षिण के इतने हम नहीं देख पाते हैं। बलराम शुक्ला जी इस बीच में हमारे एक सेतु बने हैं, जो दक्षिण से उन कविताओं को हमारे लिए वो प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने उनके वाल के माध्यम से शंकर राजा रमन जी की कविता पढ़ी है, हमने उनके वाल से आर गणेश जी की बहुत अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी हैं, हम महेश भट्ट जी को पढ़ रहे हैं। तो वो ये काम हमारे लिए कर रहे हैं जो बहुत उपयोगी है। और फेसबुक तो आज के टाइम पे एक ऐसा माध्यम है जो हमें नई नई जानकारियां दे रहा है। तो जो वो श्लोक था वो मैं चाहूंगा कि विपाशा अगर उसी को पहले दे तो पहले मैं उसी से चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरा बहुत प्रिय श्लोक रहा है। बिल्कुल गुरुजी, एक मिनट। ये एक श्लोक है, कुछ दिन पहले ही बलराम शुक्ल जी ने एक संपादन किया है पश्यंती पत्रिका का। उसमें समकालीन 75 कवियों की कविताएं उन्होंने संकलित करके विद्या निवास से प्रकाशित करवाई है उत्तर प्रदेश से। उसी में वो जो कवि संकलित थे उनकी एक एक कविताएं को एक पद्य लेकर के उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया था और उसके ऊपर कुछ चर्चाएं हुई थी। राजकुमार मिश्रा इत्यादि की सबकी कविताएं उसमें थी। बीच में उन्होंने एक सितंबर में एक पद्य महेश भट्ट जी का पोस्ट किया जो पश्चिंती मैगजीन में उसमें बुक में भी पब्लिश हुआ है। ये जब पढ़ा तो मैंने इसको हिंदी अनुवाद भी किया और मैंने कुछ इस पे टिप्पणी भी की। और ये टिप्पणी पवन जी के मैं ध्यान में लाना चाहूंगा। राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने एक विमर्श नाम से एक ग्रुप संचालित किया हुआ है, वहां पर भी इसकी कुछ चर्चाएं हुई। पद्य है, रोदम रोदम सयितुम स्व शिशुम ग्रह कर्म परुषस्ता माता वात्सल्य मृदुल दृग्भ्याम एव स्पृशति प्रबोध भित्या भूयः।
घर के काम में लगी हुई माता, जो हिंदी से भी जुड़े हुए हैं उनके लिए, घर के काम में लगी हुई माता डरती है छूने से भी कठोर हाथों से, रोते रोते सो गए अपने शिशु को, उसके फिर से जाग जाने के भय से वो छूती भी है तो उसे बस वात्सल्य सिक्त आंखों के स्पर्श से। ये कविता अपने आप में बहुत गहन अर्थ लिए हुए है। मूल रूप से राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने अपने काव्य शास्त्र में इसकी चर्चा की है कि दो तरह की परंपराएं हमारे संस्कृत में मिलती हैं, एक आभिजात्य परंपरा और एक दूसरी लोक धर्मी परंपरा। आभिजात्य परंपरा जहाँ संपन्न वर्ग का, वरिष्ठ वर्ग का चित्रण करती आई है, वहीं जो लोक धर्मी परंपरा होती है वो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की समस्याओं, उनकी आकांक्षाओं, उनकी आशाओं, उनके दुख दर्दों को बयान करती है। तो लोक धर्मी परंपरा का उल्लेख हमें मुख्य रूप से सदुक्ति, कर्णामृत इत्यादि जो सुभाषित संकलन है उनमें कहीं कहीं देखने को मिलता है। और राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने लोकधर्मी परंपरा पे एक अलग से एक पुस्तक लिखी है जिसमें इस तरह के श्लोकों का संकलन किया हुआ है। ये श्लोक वस्तुतः उसी परंपरा का निर्वाह करता है। यहाँ एक माता का बिंब है हमारे सम्मुख और एक पुत्र है उसका जो रोते रोते सो गया है। अब हमारे सामने ये पाठक पढ़ करके सोच सकता है कि ये माता कौन है, क्या ये अपने ही घर में सो रहे अपने शिशु को के जाग जाने के भय से उसे नहीं छू रही है, या फिर ये कहीं काम करने वाली, गृह कर्म से अपने जीवन यापन करने वाली माता है। तो ये अलग अलग घरों में काम करके आजीविका कमाने वाली माता का ही चित्रण प्रतीत होता है, क्योंकि अपने घर में अपने पुत्र को स्पर्श करने के लिए उसे इतना समय होता ही है। यहाँ जो माता है वो घरों में काम कर रही है, वो अपने पुत्र को साथ लेकर के आई है, क्योंकि पुत्र इतना छोटा है कि वो अपने घर पर उसे छोड़ नहीं सकती है। और जाहिर है कि उनका जो पति है वो भी कहीं काम पे गए होंगे, तो घर पे छोड़ नहीं सकती पुत्र को, और पुत्र शायद अभी दुग्ध पाने वाला ही है, तो उसे वो लेकर के आई है। उसे उसने कहीं सुला दिया है, अब वो रोने लग गया है। रोदम रोदम से प्रतीत हो रहा है कि उसने बहुत विलाप किया है और वो रोते रोते थकार करके सो गया, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं रहा। माँ उसे छू नहीं पा रही है अपने शिशु को। क्यों? गृह कर्म परुसस्ता, ये जो विशेषण दिया है माता का, ये बहुत अद्भुत है, बहुत विलक्षण है। गृह कर्म, अब यहाँ पर हम इसका बहुवचन से समास से गृहेषु कर्म व्यापृता ये ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से रामगिरी आश्रमेषु ये कह करके मेघदूत में कालिदास ने बहुवचन से एक व्यंजना का निर्माण किया था, यहाँ पर वो नहीं है, लेकिन ये लाना पड़ेगा क्योंकि एक ही घर में काम करते हुए हाथ परुष कठोर नहीं हो सकते हैं इतना। उसे उसकी जो गरीबी है वो अधिक है, ये भी इससे द्योतित हो रहा है, क्योंकि एक घर पे ही नहीं काम करना है, उसे अलग अलग करना है, तब जाकर के उसे आजीविका के लिए उसके पास कुछ चंद रुपए आ पाएंगे। तो गृहेषु कर्म यहाँ बहुवचन से हम लेंगे इसको, तो वो बहुत सारे घर में काम करती है और धीरे धीरे उसके हाथ परुष हो गए हैं। परुष शब्द भी बहुत साभिप्राय प्रयोग किया है यहाँ पर व्यंजना के लिए, क्योंकि जो काम पुरुष को करना चाहिए घर चलाने के लिए हमारे समाज के हिसाब से, वो काम एक स्त्री कर करके घर घर पे जा करके, क्योंकि घर की स्थिति ऐसी है, तो वो काम कर रही है और उसके हाथ परुष हो गए हैं। अब वो उसे छूना तो चाहती है, वो उसे गोद में लेना चाहती है, लेकिन अब समस्या ये है उसके सामने कि अगर वो उसको लेती है तो उसका जो काम है वो छूट जाएगा और उसके मालिक, उसकी मालकिन नाराज होंगे। दूसरा, अगर वो उसको ले लेती है किसी तरह से, तो उसे देर भी हो जाएगी, उसे दूसरे घरों पर भी काम पे जाना है और फिर शाम को अपने घर पे भी जाना है, तो उसके पास कोई भी उपाय नहीं होता है, तो वो उसे लेती ही नहीं है और बच्चा थकार करके सो जाता है। लेकिन
माँ तो माँ है, वो अगर स्पर्श नहीं कर पा रही है अपने हस्तों से तो क्या, वो उसे छूती तो है। वो छूती किससे है? वात्सल्य मृदु दृग्भ्याम है। वो अपनी आंखों से, मृदुल आंखों से छूती है जिनमें वात्सल्य भरा हुआ है, और वो अपनी वात्सल्यमय आंखों से उसका स्पर्श करती है। अब यहाँ पर जो स्पृशति जो क्रिया है वो है तो हमारे हाथों के लिए, त्वचा के लिए, लेकिन यहाँ आंख अपने दर्शन विषय को छोड़ करके, उसकी क्रिया को छोड़ करके स्पृशति को ग्रहण कर लेता है। ये कवि संसार में ही संभव हो सकता है, और ये एक नई व्यंजना का निर्माण यहाँ पे करता है। और फिर वो कहते हैं प्रबोध भीत्याबूह्य, उसके जाग जाने के भय से। अगर हाथ लगाएगी, छुएगी तो एक डर और है कि वो जाग जाएगा, फिर वो रोने लग जाएगा, इतना टाइम उसके पास है नहीं, तो केवल वो आंखों से छूती है, और भूय पुनः पुनः छूती है। एक बार से तो उसका मन भर नहीं सकता है। तो ये जो पद्य है इसने मेरा ध्यान आकृष्ट किया, और इसको मैंने अपनी वाल पे भी पोस्ट किया और कुछ ग्रुप में भी इसे किया। तो एक लोकधर्मी परंपरा का आधुनिक समय का बहुत उत्तम उदाहरण है, जो संस्कृत से इतर भाषा वाले हम पे आरोप लगाते हैं संस्कृत पे कि वो अपने समय की बात नहीं करती है, वो अपने समाज की बात नहीं करती है संस्कृत। तो ये श्लोक इस तरह के हैं कि इनसे वो जान सकते हैं कि संस्कृत केवल प्राचीन समय की तरह ही नहीं है जो स्तुति प्रशस्ति मात्र में उलझी हुई है। वो ये अपने समय की भी बात करती है, और ये केवल राजा महाराजा का वर्णन नहीं करती, ये निर्धन तबके पे भी जाकर के अपनी दृष्टि को डाल सकती है। पवन जी ने तो सर ने पढ़ा होगा बिल्कुल बिल्कुल सर, लोकधर्मी कविताएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो महेश भट्ट जी का एक वैशिष्ट्य है। दो बातें मुझे एक समझ में आती है इनकी प्रोफाइल में, साथ साथ में देखता जा रहा हूँ। एक तो माँ इनका बड़ा प्रिय विषय है, बिल्कुल जी। बड़ा प्रिय विषय है। एक और बिल्कुल ये तो अद्भुत पद्य है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। आचार्य बलराम शुक्ल जी ने भी इस पद्य को जब उद्धृत किया तभी इनकी तरफ ध्यान गया। यहीं से वास्तव में ये पद्य हमारे लिए तो इनका परिचायक बन गया प्रथम दृष्टि में। बिल्कुल जी, महेश भट्ट जी के काव्य का क्या सौंदर्य है। एक तो मन पारंपरिक शब्दावली लेकर आने के साथ साथ एकदम नए विषय को लेकर के, और कभी कभी जो पारंपरिक धारणाएं हैं, पारंपरिक बिंब है, उनको सामयिक प्रसंगों में घटित कर देने की जो चतुरता उनमें है, जो कला उनमें है, वो भी बड़ी प्रशंसनीय है। कभी जो पारंपरिक कहावतें हैं जिनको वो आज के समय में ढाल करके उनका उपयोग कर लेते हैं। जैसे अभी इसके पहले जो बिपाशा ने जो सबसे पहला वाला पद्य दिखाया था, वो सर्व शुक्ला सरस्वती को सर्व शुल्का सरस्वती, जो कितना गहरा व्यंग्य कर दिया है उन्होंने कि आज की जो शिक्षण व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, और यदि इस समय ये दंडी होते, आचार्य दंडी होते आज के समय, तो वो सर्व शुक्ला सरस्वती के बजाय सर्व शुल्का सरस्वती कहते। ये कितनी बढ़िया, मैंने किसी भी पारंपरिक, सर्व शुक्ला सरस्वती बहुत प्रसिद्ध अंश है, उसको लेकर के कितना बढ़िया व्यंग्य समाज पर उन्होंने किया है कि आज। और ये जो हेतु मत भाव, जो लिंग लकार का जो प्रयोग कर दिया है कि यदि कभी ही दंडी सांप्रतम अवर्त्यता, यदि वो आज होते तो ये कहते, माने ये कितनी, माने ये दंड उठाया है, दंडी के माध्यम से समाज को दिखाने के लिए एक दंड लेकर के आ गए हैं। बिल्कुल तो अद्भुत है। मुझे स्मरण आया कि प्रोफेसर रामकरण शर्मा जी ने लिखा था सा विद्या या नियुक्त सही, बिल्कुल सही, को नियुक्त कर दिया था। तो ये यही तो व्यंग्य की मार अच्छा, होती और है। जिस पद्य पर हम चर्चा कर रहे थे, इनकी वाल पर घूमते हुए एक और बड़ा इसी विषय से जुड़ा हुआ, जो माँ के विषय पर जुड़ा हुआ एक बहुत सुंदर पद्य मुझे दिखाई दे रहा है इस समय। ऊधांसी कामधेनो हो, एक बड़ा सुंदर पद्य है।
ऊधांसि कामधेनोः पयः स्रवन्ति ईक्षितानि सकृदपि न मया परम ईक्षिता वहन्त्यो दध्यन्नं मातुः असकृत अंगुलयस्ताः। वाह। क्या बढ़िया इनका प्रस्तुतिकरण है कि हाँ, मैंने कामधेनु के वक्षस्थल से बहते हुए दूध को तो एक बार भी नहीं देखा, सकृत भी एक बार भी नहीं देखा है, एक बार बिल्कुल, पर अनेक बार असकृत, क्या चमत्कार कर रहे हैं, पर अनेक बार मैंने अपनी माँ की दध्यन्न से सनी हुई अंगुलियों को देखा है। वो क्या उत्प्रेक्षा लेकर के आए हैं, कितना माने जो माँ का मातृत्व है वो कैसे वो बह रहा है कामधेनु के पयः स्रवंती ऊधांसी की भांति, इतना उसका प्रवाह है, उतना वो माँ से बड़ी कामधेनु कौन है संसार में। तो ये अद्भुत, वो इस विषय के बड़े पूरी ईमानदारी से, पूरी प्रामाणिकता से और उसको उस तरह से निभा जाना कि वो जो मानव के मन में रहने वाले जो कोमल भाव है वो अपनी पूरी प्रतिभा के साथ, पूरी अपेक्षा के साथ हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं। उपस्थित हो जाता है। तो हम दक्षिण भारत में दधी अन्न बहुत प्रसिद्ध है, दधी अन्न, हम हमारे यहाँ इसको दूध रोटी भी जान सकते हैं। हाँ, उस रूप में बिल्कुल जान सकते हैं। और परंपरा में से ही तो अभिनव का सर्जन होता है, यही तो आधुनिकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो किस तरह से एक सेतु बनाए हुए हैं एक पारंपरिक भाषा को आधुनिकता से जोड़ने की, ये उदाहरण बहुत अच्छे हैं उसके लिए। जी, प्रथम पद्य जो परिचायक पद्य है आपके लिए, मैं तो इदं प्राथम्येन सुकवि महेश भट्ट जी से परिचित हुआ हूँ, क्योंकि अभी तक मैं बहुत बड़े अंतराल से फेसबुक से भी नहीं जुड़ा हुआ था, अभी कुछ दिन पहले ही आया हूँ, तो मुझे ये जो पूरा वृत्तांत है इससे मैं अभी तक अनभिज्ञ हूँ। पर इदं प्राथम्येन दृष्टिपात होने पर भी यह कविता मुझे आपकी ही भांति आनंदित कर रही है, प्रमोदित कर रही है। और जो प्रथम पद्य था, कृपया उस पर एक बार फिर से आएं और मैं उस पर कुछ अपनी विचार रखना चाहूंगा। परिचायक जो पद्य है आप सभी के लिए, जिस पर तिवारी जी ने भी एक टिप्पणी की है। जी, कवि समवाय में स्त्रियों के अंगों की कोमलता, मृदुता प्रसिद्ध है। कालिदास से लेकर के, कालिदास से ही क्यों, आदि कवि से लेते हैं, वहां से सीता के उपमान के रूप में हो, अथवा व्यास की जो स्त्री पत्र हैं, प्रायः हम स्त्री वर्णन में, स्त्रियों के चरित्र में उनकी कोमलांगता का अनुभव करते हैं, ये एक प्रसिद्ध बात है। लेकिन वात्सल्यातिशय को व्यक्त करने के लिए, वात्सल्यातिशय को व्यंग्य करने के लिए इससे विपरीत जा करके महेश भट्ट जी ने एक बात कही कि परुषहस्ता, स्त्री के हस्त में भी पारुष्य की कल्पना एक नवीन कल्पना है, जो कि एक अनुपम व्यंग्य को सर्जित कर रही है। यद्यपि स्त्री के अंगों की कोमलांगता सर्वप्रसिद्ध है कवि समवाय में, और उसी प्रकार से वर्णन करना चाहिए। उससे इतर यदि आप वर्णन कर रहे हैं तो आपको एक गहन व्यंजना का आधार लेना पड़ेगा, जो कि व्यंजना यहाँ पर सर्वथा अनुस्यूत प्रतीत होती है कि चूंकि वात्सल्य का अतिशय है, इसीलिए वह कोमलता जो है, जो कि स्वाभाविक कोमलता है स्त्री के अंगों की, वह कोमलता भी पारुष्य में परिवर्तित हो रही है, या उस कोमलता को भी कवि पारुष्य के रूप में अनुभव कर रहा है और लिख रहा है, गृह कर्म परुषहस्ता माता, क्योंकि यहाँ पर वात्सल्य से अभिभूत है कोमलता, इसीलिए वात्सल्य से अभिभूत होने के कारण जो कोमलता है वो पारुष्य के रूप में अनुभूत हो रही है। दूसरी बात, वात्सल्य मृदुल दृग्भ्यामेव स्पृशति, बहुत जो विचारक हैं, समीक्षक हैं, उनको ये लग सकता है कि ये मुख्यार्थवाद का स्थल है और लक्षणा होकर के यहाँ पर कोई व्यंग्य अर्थ की प्रतीति होगी, क्योंकि स्पर्श जो है वो न्याय शास्त्र में
न्याय शास्त्र में तो अलग स्पर्श है, संयोग संबंध रूप है वह, लेकिन प्रायः हम जो लोक में स्पर्श समझते हैं वो समझते हैं भूत द्रव्यों का जो संयोग है, क्योंकि लेकिन न्याय शास्त्र ये बताता है कि दृष्टि चक्षुरिंद्रिय रूप जो प्रमाकरण है वह द्रव्य रूप है। चक्षुरिंद्रिय रूप जो प्रमाकरण है वह द्रव्य रूप है, और जब वह विषय से युक्त होता है तब हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो यदि दृग्भ्याम स्पृशति, तो यहाँ पर दृष्टि का यदि स्पर्श बालक से बता रहे हैं तो यह भी मुख्यार्थवाद नहीं है, क्योंकि दृष्टि का भी स्पर्श न्याय शास्त्र के अनुसार उपपन्न है। तो मुझे लगता है कि ये मुख्यार्थवाद भी नहीं है, ये शाब्दी व्यंजना का ही स्थल है, लाक्षणिक लक्षणामूलक ध्वनि इसमें नहीं है। प्रायः यह शाब्दी व्यंजना का ही स्थल है, क्योंकि मुख्यार्थवाद नहीं है, दृष्टि से भी स्पर्श किया जा सकता है, जो कि न्याय शास्त्र हमें बताता है कि चक्षु संयुक्त घटः प्रमीयते। तो यहाँ पर भी बालक का जो स्पर्श कर रही है माता अपनी दृष्टि से, वह सर्वथा उचित है, उसमें किसी भी प्रकार का अनौचित्य या अर्थबाध नहीं है। और सारस्य इस पद्य का अनुपम है। मैंने तो पहली बार पढ़ा है ये पद्य और अनुभव किया है। आप लोग जब विचार कर रहे थे तो मैं इस पद्य को अनुभव कर रहा था, उस समय तो पढ़ रहा था, बार बार समझ रहा था कि कहाँ पर किस प्रकार की व्यंजना का निवेश किया है, क्योंकि हम आलंकारिक लोग हैं। हम शब्द विच्छित्ति से पहले व्यंजना का कैसा उपन्यास है पद्य में, कविता में, व्यंजना की दृष्टि पर व्यंजना ही का श्रद्धावान साहित्यिक होता है अन्य और काव्य तत्वों की अपेक्षा। तो मैंने इस पद्य में निहित सभी प्रकार की व्यंजना पर विचार किया, और बहुत ही मार्मिक पद्य है ये, इस कथन में कोई भी संशय नहीं है मेरा। धन्यवाद। बिल्कुल, आपकी बात से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ, और व्यंजना से इसे परखा जाना ही चाहिए, क्योंकि व्यंजना इसके मूल में है, और इस पद्य का सौंदर्य भी व्यंजना से ही युक्त होना है। ये चीज आज, ये जो वस्तु है, ये व्यंजना जो तत्व है, ये आजकल की कविता से लगभग लुप्त होता जा रहा है, और ये देख करके अच्छा लगता है कि युवा कवियों में भी ये चीज आ रही है। और आप ये समीक्षा बहुत जरूरी है जिस तरह से आप कर रहे हैं, क्योंकि हम प्राचीन पद्यों की तो समीक्षा करते आए हैं प्राय, जी। और इस तरह से इतनी सूक्ष्म दृष्टि से उनकी हम समीक्षा करते हैं, उसी तरह से आधुनिक पद्यों की भी समीक्षा होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और आप ये काम कर रहे हैं तो बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप सब इसके लिए। उसमें सर एक कारण यह भी है कि आज का जो पाठक शब्द विच्छित्ति में अधिक यदि श्रद्धावान है, उसका कारण यह है कि मुझे लगता है कि अभी का जो कवि है, वर्तमान जो कवि हैं, उनमें से अंगुलीगण्य कवि हैं जो व्यंजनयिक बुद्धि होकर के कविता करते हैं। ये भी है। आनंद अंगुलीगण्य कवियों की बात कर रहा हूँ मैं, सर्वथा ऐसा अभाव नहीं है कवियों का, बहुत कवि ऐसे हैं। अभी हम महेश भट्ट जी को ही देख रहे हैं, आपके कविता में व्यंजना की जो स्थिति है वो बिल्कुल संशय नहीं है कि वह उत्कृष्ट है। लेकिन बहुत अधिक कवि ऐसे हैं आज के समय में जो, जैसा कि कहा भी है, आनंदवर्धन ने कहा है कि रसैक बुद्धि तत्पर भावं वैव वदामि, रसैक बुद्धि तत्पर यदा कवि भवति तदा अलंकाराः अर्थालंकारा वा भवेयुः शब्दालंकारा वा भवेयुः अहमहमिकया परापतन्ति। रसैक बुद्धि जो कवि है, काव्य करता है, उसके काव्य में अलंकार अहमहमिकया आते हैं, लेकिन यदा यदा कवेः बुद्धि अलंकार तत्परा भवति, अहम यमक निहितमेव काव्यं करोमि, तेन काचित् अन्यथैव मे प्रसिद्धिः स्यात्। एवं प्रसिद्धि बुभुक्षया ये काव्यं कुर्वन्ति, तेषां काव्ये प्रायः व्यञ्जनाराहित्यं दृश्यते, परं तदपि काव्यम् अस्माकं श्रद्धाविषयः। यत्र अलङ्कारे यदा कवेः सन्निवेशः बहु अग्रहः भवति तदा सायासमेव काव्यं भवति।
यत् काव्यम् अनायासं भवति तत्रैव तस्य सौन्दर्यम् अस्ति। एतत्तु सत्यमेव। एकं शङ्करराजारामन् महोदयस्य एकं पद्यम् अस्ति, कार्यान्तराणि कृत्वा भ्रातः लब्धक्षणो लिखसि पद्यम्। बहूनि कार्यान्तराणि सन्ति, कदाचित् रिक्तः कालः उपस्थितः, पद्यं लिखसि। कुर्मो वयमपि कवितां, कुर्मो वयमपि कवितां प्रत्युत जीवाम इति विनिश्चेतुं, वयं जीवन्तः स्मः इति निश्चयार्थं वयं कवितां कुर्मः। प्रवृत्तिः कीदृशी अस्ति कवेः, एतादृशी एव प्रवृत्तिः अत्र महेशभट्टमहोदयस्य काव्ये अपि अस्माभिः दृश्यते। जो बात उठाई थी आदरणीय कौशल जी ने कि एक कविता का एक पारंपरिक प्रवाह एक विषय, हम उसको अलंकार शास्त्र की पारंपरिक कसौटियों पर कसते हैं। जैसे अभी अभिषेक ने कहा, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को कहा। तो एक तो कविताओं के मूल्यांकन की जो पारंपरिक कसौटियां हैं, और वो सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरा, एक हमेशा काव्य में हमारी परंपरा ये कहती है कि काव्य वास्तव में सरदय आह्लादक तब होगा जब वो आज के समय के साथ में संवाद कर रहा हो। और संस्कृत कविता अपने आदिकाल से ही लोक के साथ में निरंतर संवाद करती रही है। और जो वो कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना पढ़े बिना जाने ये कह रहे हैं कि संस्कृत कविता में लोक के साथ संवाद नहीं है, या सामयिक विषयों को संस्कृत कविता नहीं उठाती है। पिछले वर्ष यहाँ जयपुर में साहित्य समारोह में हमने चर्चा की थी शव यात्रा पर। जी, तो जब हिंदी साहित्य के बहुत सारे लोग वहां उस सभा में थे, उन्होंने बहुत आश्चर्य किया कि आपके यहाँ इस तरह की कविताएं लिखी जा रही है, ये हमें नहीं पता था। तो जरूरत इस बात की है कि संस्कृत के छात्र, संस्कृत के कवि लोग, या संस्कृत की समीक्षा परंपरा में जो कोई है, जो कुछ हम संस्कृत जगत से जुड़े हुए लोग हैं, कवि इतना सुंदर सुंदर काव्य कर रहा है, तो हम लोगों का ये दायित्व है कि हम समाज तक उनकी बातों को पहुंचाएं। नहीं तो संस्कृत के प्रति जो आग्रह बन रहा है, संस्कृत कविता के प्रति जो आग्रह बन रहा है लोगों का, वो भ्रांतियां तब दूर होगी जब हम इन विषयों पर आज के संदर्भों में इन चर्चाओं को फिर से आरंभ करेंगे। और विपाशा, मैं यदि फिर से तुम स्क्रीन शेयर करो, तो हम बात कर रहे थे जहां से मैंने छोड़ा था। एक बड़ी विशेषता मुझे इनके कविताओं में लगती है कि ये जो पारंपरिक प्रसिद्धियां हैं, या किंवदंतियां हैं, या कहावतें हैं, उनको आज के संदर्भ में बड़ी कुशलता से प्रस्तुत कर देते हैं। एक पद्य जो इनकी वाल पर दिखाई दे रहा है, मुझे अभी फोन पर मैं देख रहा था, वाणी बाणो बभूव, एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है ये हमारे संस्कृत की, कि वाणी सरस्वती को ऐसा लगा कि मैं स्त्री होकर के वो सब कार्य शायद नहीं कर पाती हूँ, तो वो बाणभट्ट के रूप में अवतरित हुई। ये महाकवि बाणभट्ट की प्रशंसा में कहा गया, हम सब संस्कृत वाले लोग इसको भली भांति जानते हैं कि वाणी बाणो बभूव, ये उनकी प्रशंसा में कहा गया वाक्य। अब इस प्रसिद्ध उक्ति को लेकर के कितनी सुंदर कल्पना लेकर के आए हैं, कितनी बढ़िया तरीके से व्यंग्य कर दिया है कि वाणी बाणो बभूवेति वचनस्य यथार्थताम कादम्बरी रसे मग्नाः सपत्नीकाश्च जानते। तो मादृशाः व्यतिरिच्यन्ते सपत्नीकः अतः कादम्बरी रसे निमग्नः न भवितुम् अर्हति। कौशल जी को तो अच्छे से अनुभव होगा इस विषय का। जो दाम्पत्य जीवन में है वो तो जानते हैं कि वाणी कैसे बाण बन जाती है, बाण बन जाती है। अब ऐसे श्लोकों के लिए ये अगर हम हमारी परंपरा से जुड़े हुए हैं तो ऐसे श्लोकों का रसास्वादन द्विगुणित हो जाता है। बिल्कुल, माने परंपरा भी है और आधुनिकता भी है। अब पारंपरिक, अब उस समय मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे पद्य
कहीं दिखाई देते हो कि सपत्नीक लोग वाणी को बांट, क्योंकि वहां तो जैसे अभिषेक ने ये बात कही थी कि हमारी जो काव्य की पारंपरिक धारा है वो स्त्रियों के कोमलांगत्व का वर्णन करने में प्रायः प्रसिद्ध है, पर यहाँ उसका परुष हस्ता होना गुण हो गया है। रोदम रोदम शैतम वाला जो पद्य है, रोदम रोदम की दुरुक्ति माने प्रत्येक शब्द में व्यंजना है। वस्तुतः गुरुजी वो कोमलता ही पारुष्य अनुभूत है कवि के द्वारा। वो दोषों भी गुणताम याति नूनम, व्यंजना का जब आग्रह हो, रस का जब आग्रह हो, तो दोष गुण बन करके कैसे आता है, ये हम देख रहे हैं कविता में उनकी। जी बिल्कुल, तो बहुत सुंदर। और कोई पद्य यदि या कोई टिप्पणी विशेष हो तो बता सकते हो विपाशा, आगे पीछे थोड़ा स्क्रॉल करके। जब तक ये ढूंढने में एक और बात कहना चाहता था बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सही है कि संस्कृत में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो है, लेकिन हमारा जो प्रयास है वो चलता रहेगा, तो जरूर वो इससे संज्ञान में लेंगे। और इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं तो हम आप संस्कृत माध्यम से भी और हम हिंदी माध्यम से भी इस पे अधिक चर्चा कर रहे हैं, तो हिंदी वालों को पता लगेगा, उनके बोध में आएगा कि इस तरह की कविताएं लिखी जा रही हैं। तो ये हमारा कर्तव्य भी होता है कि जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, कहीं भी, जैसे हम गुजरात में रहते हैं तो गुजराती, या कहीं और भी बांग्ला आदि भाषाओं में हम आधुनिक पद्यों का इस तरह से कुछ समीक्षाएं करें, तो क्षेत्रीय भाषाएं वाले भी उसे जान सकें। बिल्कुल। और संस्कृत भाषा की तो ये प्रकृति रही है कि वो लोक भाषाओं से निरंतर संवाद करती रही। हमारे नाटकों में प्राकृत भाषाओं का प्रयोग है, तो हमारी संस्कृत भाषा तो भारत की सभी भाषाओं की पोषक के रूप में, तो हमारा निरंतर संवाद इन भाषाओं से है, ये हमारी परंपरा है। और हम उसको ये संस्कृत के लोगों को आज भी निभाना चाहिए, इस परंपरा को निभाना चाहिए। अगर ये होता है तो संवाद बराबर बना रहेगा और वो सभी के लिए अच्छा है। जी विपाशा कुछ दिखा रहे थे तुम अभी। ग्रंथे, हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ग्रंथे सिद्धांत कौमुद्यां तथास्मिन् जगति तले अव्ययं केवलं वीक्षे पूर्वं स्त्री प्रत्ययादहो। अभिषेका भवतः स्त्री प्रत्यय है तू जाता है अस्ति खलु। इदानीं वदतु। इदानीं वक्तुं शक्नोति। सत्यं सत्यं। तर्हि इदानीं व्ययः वर्धते वा भवतः? माम अशब्दं भवान् करोति। अशब्देन मया सर्वं विज्ञाप्यते। मनमनस्थम। व्याकरण की उक्तियों को लेकर के बहुत अच्छी तरह से इसमें व्यंग्य सटायर किया गया है। आज के समय में जब प्रेमिकाएं अपने प्रेमी के पर्स को खाली कराने में बिल्कुल विलंब नहीं करती है, तब हमारी संस्कृत की कविता उस चीज को उठा करके ला रही है। ये कितनी मजेदार बात है कि और उसको मैंने ग्रंथे सिद्धांत कौमुद्याम शास्त्र के साथ जोड़ करके लेकर के आ रही है कि स्त्री प्रत्यय के पहले अव्यय होता है। कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल। बाद में तो जब स्त्री प्रत्यय जिस क्षण हो जाएगा तब तो फिर व्यय शुरू हो जाएगा, आपका पैसा खर्च होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। इति अस्ति पठ्यताम्। समेषु भक्तेषु सहार्दमिन्दिरां त्रिलोकमातेति वदत्सु सन्ततम् असूय ये वा भवदच्युतोऽप्यसौ त्रिलोकमाता बलिनिर्ग्रहच्छलात्। लक्ष्मी अपि त्रिलोकमाता इति शब्देन सूच्यते, पुनश्च विष्णुः, भगवान् विष्णुः अपि त्रिलोकमाता इति शब्देन ज्ञायते। तत्र त्रिलोकस्य सत्यं मापनं करोति इति त्रिलोकमाता इति, माता प्रमाता इति। सत्यं। साधु साधु, सुन्दरम्। यत् असूयया इति यत् पदम् अस्ति बलिनिग्रहच्छलात् असौ अपि त्रिलोकमाता। पुनः अच्युत शब्दस्य व्यञ्जना
अपि अत्र अतीव रमणीया वर्तते। अच्युतोऽपि असौ, यः कदापि च्युतः न भवति तादृशोऽपि। साधु त्वम्। अतः इति रोचते। पुनश्च एकम् इतोपि अन्तिमं पद्यं वर्तते। सर्वा माता मही लोके भवति द्विगुणक्षमा, मन्ये माता मही चेति शब्दौ तद्व्यञ्जकौ स्फुटम्। सुंदरम, वाह, साधु सुंदरम, साधु। सुंदरम, सुंदरम शब्द विन्यासः। तो माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः। तो ये जो हमारी अनादिकाल से चली आ रही परंपरा है, देखो माता मही शब्द का क्या वैशिष्ट्य खोल करके रख दिया, कितनी सहजता से सरलता से कह दिया कि सर्वा माता मही लोके भवति द्विगुण क्षमा। तो एक तो क्षमा शब्द का प्रयोग उसके साथ में, और माता और मही चेति शब्दौ तद व्यंजकौ, ये दोनों शब्द उसके व्यंजक है। बहुत सुंदर। तो अभिधा में भी इनके सौंदर्य है, केवल व्यंजना ही नहीं, अभिधा में भी सौंदर्य। मातामयी शब्द को हम सब प्रयोग करते हैं, लेकिन ये दृष्टि कदाचित इन्हीं की पड़ी हम। हाँ, शब्द प्रयोग के समय जो समस्त पद हैं उनमें जो दो स्वतंत्र पद हैं वो अपने में कितना गंभीर अर्थ लिए हुए हैं, उसका विचार यहाँ पर हमें देखने को मिलता है और एक दृष्टि मिलती है। हम लोग भी कविता करते हैं, जो कुछ भी कव्यालाप जो कुछ भी करते हैं, तो उसमें इस प्रकार से भी विचार कर सकते हैं कि जो भृशम प्रयुञ्जाना वयं यान शब्दान तथा न जानीमः तेषां शब्दानां कथम अभिधयापि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। यह प्रयोगः लोकाय रंजकः नूनम्। कौशल जी, अब अंतिम टिप्पणी आपकी एक अपेक्षित है महेश भट्ट जी के काव्य को लेकर के। उनकी रचनाएं जो देखी हमने फेसबुक पर, इतने कम समय में जितनी हम बात कर पाए, तो उस पर एक संकलित टिप्पणी आपकी अपेक्षित है। जी जी बिल्कुल। महेश भट्ट जी वर्तमान समय में युवा कवियों में एक अन्यतम स्थान रखते हैं। उनकी कविताएं जहां एक और पारंपरिक छंदों से युक्त है, वहीं उन पारंपरिक छंदों में वो नवीन विन्यास को लेकर के आते हैं, नवीन विषयों को छूते हैं। वो विषयों को इस तरह से परिवर्तित रूप में प्रयोग करते हैं कि पाठक बहुत बार अचंभित रह जाता है। हमने मुनव्वर राणा को, आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है कि वो बोलते हैं कि हम गजल को इसके से उठा करके माँ के दामन तक, आंचल तक ले आए हैं। तो जो आपने कहा माँ के ऊपर वो बेहतरीन कविताएं महेश भट्ट जी की हैं। साथ में वो शास्त्रों की उक्तियों को, आभाणकों को, किंवदंतियों को लेते हुए किस तरह उनको अपनी कविता में प्रयोग करते हैं, ये अद्भुत है देखना। वो जहाँ एक और अभिधा का प्रयोग हम अभी देख रहे थे, वो चमत्कार कर रहा है, वहीं व्यंजनाएं तो उनके काव्यों में भरी पड़ी हुई हैं। हम आशा में है कि अभी ये शुरुआत है महेश भट्ट जी के पद्यों की, और हम तो केवल उनके जो फेसबुक पर जो कुछ पद्य हैं उन्हीं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जो पाठक हैं और हम भी खुद भी, कि उनकी कविताओं को खोज करके पढ़ें, तो एक बिल्कुल। हमें कुछ और नए नए रत्न इसमें देखने को, जानने को मिलेंगे। यही हमारे इस संवाद का उद्देश्य भी है कि संस्कृत जगत से जुड़े हुए जो पाठक हैं, जो लोग हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचे कि किस तरह से संस्कृत कवि, संस्कृत के विद्वान फेसबुक, ट्विटर आदि आभासी मंचों पर अपने विषय का स्थापन कर रहे हैं। हम उनको वहां से पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम पुस्तकालय जाकर के पुस्तकें ढूंढ करके ही आधुनिक कविता का रसास्वादन करें। आज तो तकनीक के माध्यम से हमारे लिए संस्कृत की कविता बहुत सुलभ हो गई है। तो क्योंकि जैसे आचार्य बलराम शुक्ल जी यदि हमको परिचय नहीं कराते या हम उनसे जुड़े हुए नहीं होते, आचार्य बलराम शुक्ल जी से उनके फेसबुक से जुड़ने का कारण हुआ उज्जैन में कालिदास समारोह में एक
आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने उनकी प्रशंसा में कोई बात कही थी, तो उनको ऐसे आभासी पटल पर ढूंढा, उनसे संपर्क परिचय हुआ। तो ऐसे ही आज हमारे लिए तकनीक के कारण कुछ चीजें सुलभ हो गई है। तो हमारे जो संस्कृत के विभिन्न कक्षाओं में, खासकर आचार्य कक्षाओं में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, जो साहित्य विषय का अध्ययन कर रहे हैं, या जो विद्यावारिधि के छात्र हैं, शोधक छात्र हैं, वो इस 22वीं शताब्दी में जो कविताएं लिखी जा रही हैं, जो संस्कृत का काव्य जिस तरह से बह रहा है, उसका वो आस्वादन भी करें, उस पर चर्चाएं भी करें। अग्रज श्रेष्ठ डॉक्टर प्रवीण पंड्या जी से पिछले दिनों चर्चा हुई थी, उन्होंने काफी संग्रह कर रखा है, जो इस अभी पिछले 22 वर्षों में जो कविताएं आई हैं, जो काव्य संकलन आए हैं। तो हम काम हो रहा है, नहीं हो रहा है इसमें कोई संदेह नहीं है, पर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की दृष्टि में आए, और समाज का एक वो वर्ग जो अच्छी कविताएं पढ़ना चाहता है, अच्छा साहित्य देखना चाहता है, उसको वो, उसके लिए हम एक सेतु बने, उनको उपलब्ध कराने का एक जरिया बने। इसी दृष्टि से इस कार्यक्रम को वागर्थ प्रतिपत्ति इस नाम से, कि जो संस्कृत वाणी है उसके अर्थ की प्रतिपत्ति संस्कृत जगत के साथ साथ हिंदी जगत को भी हो, यह जो महाकवि की वागर्थ प्रतिपत्ति है, ये जन जन में पहुंचे, सरदयों के मन तक वो दस्तक दे। इन आशाओं के साथ ही इस चर्चा को हमने आरंभ किया है। मुझे लगता है कि दोनों छात्र हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के, और भी इनका एक बहुत सुंदर फेसबुक पर समूह बना हुआ है, चवई तू ही। इस समूह में बहुत समसामयिक और सुंदर पोस्ट ये लोग साझा करते रहते हैं। तो दूसरा, संस्कृत भारती की तरफ से भी हम लोगों ने आग्रह किया इनसे कि ऐसे नए नए विषयों को लेकर के हम समाज के साथ में संवाद करें, लोगों के साथ में संवाद करें। तो और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तो इसमें महत्वपूर्ण है ही सही। तो हम दोनों तीनों संस्थाओं ने मिल करके इस कार्यक्रम को इस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। जैसे जैसे हम चर्चाएं आगे बढ़ाते जाएंगे, नए नए सुझाव आते जाएंगे, ये कार्यक्रम भी परिष्कृत होता जाएगा, और शायद संस्कृत कवियों तक हमारा एक संदेश, एक निवेदन ये भी चला जाएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा कविताएं लिखें और अपने फेसबुक मंच पर साझा करें, ताकि हम लोगों की चर्चाएं हो सके उन विषयों पर। तो आपसे तो आग्रह हमने कर ही दिया है, क्योंकि एक कवि हमारे साथ में उपस्थित है ही सही, और आपके माध्यम से पूरे कवि समवाय को भी हम ये प्रार्थना करते हैं कि हाँ, आप 10 लाइक हो, 20 लाइक हो, वो चिंता नहीं है, किंतु संस्कृत का छात्र आपकी कविताओं को पढ़ रहा है, और संस्कृत का छात्र आपकी कविताओं पर चर्चा कर रहा है। ये एक आश्वासन नहीं है, ये बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं अभी विश्वविद्यालयों में। हमारी परंपरा के साथ साथ आधुनिक संदर्भों में भी हमारे छात्र निरंतर प्रवीण हो रहे हैं। ये एक अच्छी सूचना है, एक अच्छा आरंभ है, हम ऐसा आशान्वित रह सकते हैं। बिल्कुल। आगे अभी बहुत सारे पाठ्यक्रमों में आधुनिक पाठ का एक प्रश्न पत्र रखा गया है, ये बहुत जगह जानकारी में आया है, और शोध में तो आधुनिक पर बहुत काम हो रहा है, रिसर्च हम देख रहे हैं विद्यावारिधि के लिए। और आज ही राजस्थान के 20 सालों के लिए काम करने के लिए किसी छात्र का मेरे पास फोन आया, तो ये जानकर अच्छा लगता है कि जो छात्र हैं वो नवीन साहित्य पर भी काम कर रहे हैं शोध की दृष्टि से। बिल्कुल। अभी कौशल महोदय के श्लोकों पर भी थोड़ा फेसबुक प्रोफाइल की खोजबीन जारी है, तो जल्दी महोदय के श्लोकों के द्वारा भी हम यहाँ पर मिलेंगे। जरूर, मुझे प्रसन्नता होगी। धन्यवाद सर्वेभ्यः। अधुना महेश भट्टस्य महोदयस्य आमुखपटले ये श्लोकाः दृष्टाः, ते तु केवलं प्रायः मात्रमेव। थाली पुलाकर न्याय था, थाली पुलाकर न्याय से हमने बातें की। तदपि अद्यतन कवेः विषये अहम् एकां प्रार्थनां भगवत्यै स्वरभारत्यै चिकीर्षामि, यत् काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदेशवेतरक्षतये
सद्यः परनिर्वृतये कान्ता संमिततयोपदेशयुजे इति सकलमपि मम्मटोक्तं काव्यगतं प्रयोजनं निर्वहन्ति महेशभट्टस्य सुकवेः कवितालता पल्लविता पुष्पिता मोदप्रसूता च भवेत् लोकाय इति प्रार्थनया विरमामि। तदेव पुनश्च महोदयस्य आमुखपटले अनेके श्लोकाः इतोपि सन्ति, अतः सर्वे तत्र महोदयेन सह मैत्रीं कर्तुं शक्नुवन्ति। आमुखपटले युक्ताः भवन्तु। अस्माकं मञ्चेन अपि इतोपि अनेकान् विदुषः वयं ज्ञास्यामः, अतः सर्वे अत्रापि युक्ताः भवन्तु। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। शान्तिपाठं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्ते सर। नमस्ते। नमो नमः।